नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अप्रैल सन 2026। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज इतिहास पर एक नजर डालें तो महान वैज्ञानिक और सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक आइंस्टीन का आज ही के दिन साल 1955 में निधन हुआ था। वहीं इतिहास के अनुसार आज के दिन 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुमताज महल से हुआ था। इसके अलावा सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी। गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश तो वहीं हरियाणा में ओले गिरे। हरियाणा पुलिस भर्ती अपडेट, फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, साथ ही मोबाइल फोन रहेगा बैन। हरियाणा में शिकायतों का 48 घंटे में निपटारा होगा। समर्थित सिटीजन हेल्प डेस्क शुरू हुई, ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे अपनी स्थिति। नूंह को 60 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा मिला, लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे मासूम शर्मा। चंडीगढ़ में बोले बिजी हूं, धमकी देने वाला बीजेपी के मंच पर दिखाई दिया। गेहूं खरीद के लिए एडवांस 27,000 रुपये देगी हरियाणा सरकार, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। CBSE ने दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया शेड्यूल, इस तारीख तक बिना लेट फीस करें आवेदन। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बेहतर चिकित्सा सेवाओं को मिलेगा लाभ। 3 गांव में PHC और 1 में बनने जा रही है CHC। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा, पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298 वोट। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। ट्रंप बोले शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। और हॉर्मुज रूट खुलने के बाद कच्चा तेल 13% सस्ता हुआ। एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर $86 पहुंचा। अमेरिकी शेयर बाजार 2% चढ़कर बंद हुआ। और अब खबरें विस्तार से। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीग गया। वहीं हरियाणा में भी शुक्रवार दोपहर को बारिश और ओले गिरे हैं। दिल्ली में शुक्रवार शाम को दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद शुक्रवार शाम को तेज बारिश हुई है। वहीं हरियाणा में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम बदल गया। हिसार, सिरसा, कैथल, भिवानी, पानीपत और सोनीपत में तेज बारिश हुई है। नूंह और फतेहाबाद में बूंदाबांदी हुई, तो वहीं हांसी में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। भिवानी के जोई में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। पानीपत के इसराना में अनाज मंडी में खुले में रखा गया गेहूं भीग गया। वहीं अगर गर्मी की बात करें तो शुक्रवार को 3 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सबसे अधिक तापमान रोहतक में 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बादल और तेज हवाओं के कारण रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों शैली चौधरी नारायणगढ़, रेणुबाला साडोरा, मोहम्मद इलियास पुनाना, मोहम्मद इजराइल हथीन और जनरल सिंह रतिया को निलंबित कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये 5 विधायक तो रहेंगे, लेकिन कांग्रेसी नहीं रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान के इस कदम के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह फैसला उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी के खिलाफ चलने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस एक्शन का पार्टी को फायदा कम, नुकसान अधिक होता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह असर मौजूदा समय में या तो यूं कहें कि तत्काल दिखाई ना दे, लेकिन साल 2028 में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही 2029 में भी पार्टी को दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मामला आगे बढ़कर निष्कासन या फिर इस्तीफे तक पहुंच जाए तो सीट खाली हो सकती है। ऐसे में उपचुनाव में हार का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पार्टी की संख्या और कम हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए PMT 20 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है।
आयोग की तरफ से पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची व एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पात्र उम्मीदवार हरियाणा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना शेड्यूल और चेकलिस्ट कर सकते हैं। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हरियाणा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन या पब्लिक नोटिस सेक्शन पर चेक करें। अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल PMT/PST शेड्यूल 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर या नाम खोजें। अब आप यहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने सभी ग्रुप डी कर्मचारियों यानी स्थायी एवं अस्थायी दोनों को गेहूं खरीदने के लिए एडवांस 27,000 रुपए देने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस धनराशि पर कर्मचारियों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस धनराशि का लाभ केवल अपने या फिर अपने परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को 7 मई तक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा कराना होगा। आदेश में आगे बताया गया है कि आवेदन फॉर्म जमा कराने का समय शाम 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आवेदन फॉर्म मुख्य सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए दी जा रही एडवांस धनराशि का कर्मचारी किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी पर हैं तो केवल एक को ही इसका लाभ मिलेगा। डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क चार्ज, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडवांस राशि लेने के लिए 1 महीने के भीतर कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि एडवांस राशि गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की सिफारिश पर ही इस एडवांस राशि का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के राजस्व विभाग ने रजिस्ट्रेशन और अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी जनता की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए एक विशेष सिटीजन हेल्प डेस्क शुरू करने की घोषणा की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य शिकायतों के समाधान में होने वाली देरी को खत्म करना, अनियमितताओं पर रोक लगाना और पूरे राज्य में सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सिटीजन हेल्प डेस्क एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां हरियाणा के निवासी तहसीलों में टोकन मंजूरी में देरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न या सरकारी सेवाओं खासकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी अनियमितता के बारे में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि नागरिक 2 माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। पहला, लैंडलाइन नंबर 0172 271 1693 पर कॉल करके या दूसरा आधिकारिक ईमेल करके यानी helpdesk-rev@hry.gov.in पर लिखकर। यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चालू रहेगा। शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ऑटो जनरेटेड यूनिक शिकायत नंबर भेजा जाएगा। इससे शिकायत के रियल टाइम यानी तत्काल ट्रैकिंग संभव हो सकेगी और नागरिक सरकारी कार्यालय में बार बार जाए बिना ही अपनी शिकायत की स्थिति जान पाएंगे, जिससे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। पानीपत जिले की इसराना अनाज मंडी में शुक्रवार दोपहर बाद हुई 20 मिनट की बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आढ़तियों की तैयारियों की पोल खोल दी। दोपहर 3:30 बजे के आसपास हुई तेज बारिश के कारण मंडी में जगह जगह पानी भर गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। बारिश इतनी तेज थी कि मंडी में रखी अधिकांश गेहूं की ढेरियां खुली पड़ी थी। खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी गई गेहूं भी पानी में डूब गई। इससे किसानों और आढ़तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि SDM इसराना नवदीप सिंह नैन ने 4 दिन पहले ही मंडी कर्मचारियों को बारिश के मौसम को देखते हुए तिरपाल और अन्य इंतजाम करने की चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद इंतजाम धरे के धरे रह गए। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जयकर्ण जागलान ने बताया कि मंडी में गेहूं का उठान धीमा होने के कारण भीड़ ज्यादा है और आढ़तियों ने बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नई सड़क बनने के कारण मंडी की नालियों की हालत खराब है, जिससे पानी निकासी नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों चंडीगढ़ से आए ACS ने भी नालियों को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। बारिश ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि मंडी प्रशासन और संबंधित अधिकारी पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। ईरान ने सीज फायर के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके बताया कि सभी कॉमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अरागची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। वहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ये भी कहा है कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। ईरान के हॉर्मुज रूट को कॉमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खोलने के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 13% सस्ता हो गया है। दाम करीब $13 गिरकर $86 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। एक दिन पहले क्रूड ऑयल की कीमत $99.39 प्रति बैरल थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल सस्ता होने से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की आशंकाएं अब खत्म हो गई हैं। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में 3 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी के निर्माण की तस्वीर अब साफ हो गई है। इनके बनने से लोगों को अपने नजदीकी स्थान पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गाँव पाली, बिगोपुर व सिरोई बहाली में पीएचसी और गाँव दोचाणा में सीएचसी का निर्माण किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के संज्ञान में भी मामला लाया गया था। अब सभी साइट प्लान मंजूर होकर स्वास्थ्य महानिदेशक को भेज दिए गए हैं, जहां से जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के बनने से 50 से अधिक गाँव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिलने लगेगा। हरियाणा के हिसार जिले के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी स्थापित करने को लेकर पर्यावरण विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पीछे 1605 एकड़ जमीन पर इसे विकसित किया जाएगा। यहाँ एरोस्पेस और डिफेंस, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और गारमेंट उद्योग स्थापित होंगे। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे जुड़े सभी फैसलों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर उनका विशेष जोर रहा। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन, सिंचाई, बिजली वितरण कंपनियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ढांचा विकसित करने में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर हिसार को आधुनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करेगा, जिससे यहां एरोस्पेस और डिफेंस जैसे उद्योगों की राह आसान हो जाएगी। यह परियोजना न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा की औद्योगिक तस्वीर बदल देगी। इस परियोजना के तहत लगभग 32,417 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, जिसमें विदेशी और घरेलू दोनों निवेशक शामिल होंगे। अधिकारियों की माने तो इस क्लस्टर से 1.25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 15 अप्रैल को कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था। वहीं बोर्ड ने अब मई में होने वाले सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए बड़ा अवसर है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या फिर कंपार्टमेंट श्रेणी में है। सीबीएसई ने सेकेंड टर्म की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एलओसी जमा करने और परीक्षा फीस भरने का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र 16 से 20 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फीस जमा कर सकते हैं। वहीं 20 अप्रैल तक स्कूलों को छात्रों का एलओसी डेटा फाइनल करके बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसी दौरान फीस भी जमा की जाएगी। एक बार एलओसी फाइनल होने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। जो छात्र या स्कूल 20 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए 21 से 22 अप्रैल 2026 तक का अंतिम मौका होगा। प्रति छात्र 2,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। जिन छात्रों का नाम पहले ही जमा हो चुका है वे परीक्षा फीस भर सकते हैं। चाहे तो अपना नाम वापस ले सकते हैं या फिर चुने गए विषय बदल सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले छात्र अब बेसिक मैथ्स चुन सकते हैं, जो कि बेसिक वाले स्टैंडर्ड मैथ का विकल्प ले सकते हैं। छात्र अधिकतम 3 विषयों विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में अपने अंक सुधार कर सकते हैं। यदि छात्र फीस भर देता है लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उसका मुख्य परीक्षा परिणाम यानी 2026 का परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य के नूंह जिले को जल्द ही विकास की दिशा में नई रफ्तार देने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं के तहत शहर में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत शहर में एक ऑडिटोरियम और म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। नूंह को सांस्कृतिक पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह कॉम्प्लेक्स पुराने कार्यालयों वाली सड़क पर बनाया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद स्थानीय लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक आधुनिक
मंच मिलेगा। यहाँ बड़े कार्यक्रम, मीटिंग और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। दूसरी परियोजना के तहत युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य से पलवल टी पॉइंट के पास मेवात मॉडल स्कूल के पास एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। तीसरी परियोजना के तहत बात करें तो नगर परिषद कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो वहीं चौथी परियोजना के तहत शहर की सुंदरता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें पलवल टी पॉइंट से झंडा चौक तक डिवाइडर का सौंदर्यीकरण शामिल है। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। साफ सफाई, हरियाली और लाइटिंग की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों को साफ सुथरा माहौल भी मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी मनेठी रेवाड़ी द्वारा सेवादार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे इसके लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। सैलरी 14,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही वित्त वर्ष 2025-26 का पीएफ ब्याज उनके खातों में जमा होने वाला है। ईपीएफओ हर साल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान पर ब्याज की गणना करता है और इसे वित्तीय वर्ष के अंत में खातों में जोड़ता है। कई बार घोषणा के बाद भी ब्याज क्रेडिट होने में देरी हो जाती है, लेकिन ईपीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि इससे कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा ब्याज बाद में जोड़ दिया जाता है। केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बार पीएफ जमा कर 8.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज पिछले सालों की तुलना में सबसे अधिक रहेगा। ईपीएफओ का यह फैसला उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ के रूप में जमा करते हैं। इसमें ब्याज की गणना साल भर का औसत बैलेंस के आधार पर की जाती है। पीएफ खाता धारक अपने बैलेंस और ब्याज की स्थिति आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से चेक कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ पोर्टल, उमंग ऐप, मिस्ड कॉल सेवा और एसएमएस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। अप्रैल 2026 से ईपीएफओ एक नई सुविधा भी शुरू कर सकता है। इसके तहत सदस्य अपने पीएफ फंड को सीधे यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। इससे निकासी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और आसान हो जाएगी। इसके अलावा सरकार केवल ब्याज ही नहीं बल्कि पीएफ निकासी और ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बना रही है। अब ईपीएफओ 3.0 के तहत नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ ही क्लेम सेटलमेंट का समय भी घटकर 3 से 4 दिन रह गया है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में 1 घंटे की स्पीच में कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, तो भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। भाजपा आगामी चुनाव में विपक्षी पार्टियों के महिला विरोधी होने का मुद्दा उठाएगी। वहीं तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए घेरा जा सकता है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 505 अंक की तेजी के साथ 78,494 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 157 अंकों की तेजी रही और ये 24,354 पर पहुंच गया। कारोबार में एफएमसीजी, मीडिया और मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1451 रुपए घटकर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 1,352 रुपए घटकर 2,50,000 रुपए पर रह गई है। अमेरिका ईरान जंग के बाद सोना 49 दिन में 7,442 रुपए और चांदी 16,760 रुपए सस्ती हुई है। जंग शुरू होने से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को सोना 1,59,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,67,000 प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,916 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 1,13,741 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।